प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात होगी। पीएम मोदी स्पेशल ट्रेन से यूक्रेन की राजधानी कीव जाएंगे। शुक्रवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात होगी। मुलाकात में रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा होना संभव है। आपको बता दें कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वार्सा में हैं, पोलैंड में हैं। वहां पर आज उनके कई कार्यक्रम हैं, कई नेताओं से उनकी मुलाकात है। इसके बाद रात लगभग 9 बजे वो ट्रेन से यूक्रेन के लिए, कीव के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन के पोलैंड दौरे पर हैं। इसके बाद वो यूक्रेन जाएंगे। आज पोलैंड की राजधानी वार्सा में उनका सेरेमोनियल वेलकम हुआ। यहाँ भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की धुन के साथ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद पीएम मोदी ने पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क के साथ मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक के दौरान भारत पोलैंड के रिश्तों को लेकर लंबी चर्चा हुई। मिली जानकारी के मुताबिक शाम को राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से मिलने के बाद मोदी ट्रेन के जरिए यूक्रेन रवाना हो जाएंगे। इससे पहले बुधवार को शाम करीब 5:30 बजे मोदी पोलैंड पहुंचे थे। यहां भारतीय समुदाय ने होटल में उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने जामनगर के जम साहेब महाराजा दिग्विजय सिंह जडेजा के स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने रात करीब 11 बजे भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया था। पीएम मोदी ने कहा कि 45 साल बाद कोई भारतीय पीएम पोलैंड आया है। कुछ अच्छे काम मेरे नसीब में ही लिखे। पहले की सरकारों की नीति रहती थी कि दूरी बनाए रखो। हमारी सरकार की नीति यह है कि हम सभी देशों से करीबी रिश्ते बनाए रखें। उस पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आलोक मेहता जी, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं आईटीवी के। हिमांशु भट्ट जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही हमारे साथ हैं। संजीत जी, कितना अहम दौरा है ये और क्या क्या एजेंडा है इस दौरे का दोनों ही देशों में, पोलैंड और यूक्रेन, प्रधानमंत्री का? देखिए, ये बहुत अहम जो है दौरा है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 45 साल बाद कोई भारत का प्राइम मिनिस्टर जो है पोलैंड गया है और अपने डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस है उनको नया करने के लिए है, क्योंकि 70-75 साल हो चुके हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस के साथ पोलैंड के। अगर आप देखेंगे कि पिछले 2-3 महीने में आपने नोटिस किया होगा कि हमारा जो अब जो फोकस है ज़्यादातर, वो पहले क्या होता था, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर फोकस होता था, जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके यूरोपियन नेशंस का हिस्सा नहीं है फिर भी यूके। लेकिन अभी आप देखेंगे कुछ महीनों से हमारा फोकस जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज है उनके ऊपर हो गया। उसकी 2 वजह है। सबसे पहले तो ये है कि जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का जो ग्रोथ रेट है वो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ट्रेड का और बाकी एनर्जी का और इवन मिलिट्री सप्लाईज का, डिफेंस का जो है तालमेल इन देशों के साथ होना भारत के हित में है। तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी पोलैंड गए हैं, पहले तो अपना डिप्लोमेटिक जो हमारा उनके साथ इतने सालों का पुराना रिश्ता है उसको मजबूत करने गए हैं। दूसरी वजह यह है कि यूक्रेन में पिछले 2.5 साल से लड़ाई चल रही है, वो भी एक वजह है। और तीसरी वजह है क्योंकि ये मोदी जी का हमेशा ये प्रायोरिटी रहती है कि वो उनके लिए उनका देश सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो देश के हित में बातें हैं वो बातें लेके वो किसी भी कंट्री में जाते आलोक जी, हैं। एक बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों की एक नीति होती थी कि दूरी बनाए रखो, जबकि हमारी सरकार की ये नीति है कि हम संबंध बनाएं, करीब आए। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक बयान था? कि निश्चित रूप से राजनेता यदि राजनीतिक बयान नहीं देंगे तो हम और आप तो नहीं देते हैं। नहीं, विदेश में जाके निश्चित रूप से हाँ, देश में, लेकिन उनको कन्विंस देखिए, कहीं भी हम जाते हैं तो हम कहते ना, अरे हम आपके यहाँ जरूर, मतलब जिसलिए आए हैं बहुत विशेष, पहले चाहे ध्यान न दिया हो। तो मैं तो इसको मानता हूँ कि ये विदेश उस रूप में नहीं, नीति के रूप में ये सही है कि पहले की गति आपको ध्यान ही होगा। पहले क्या होता था कि ज्यादा, यदि मनमोहन सिंह सरकार में खास करके, कि मैं उस समय भी पोलैंड भी जा चुका हूँ, इसलिए कह सकता हूँ आपसे कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के चूंकि रूस से भी अच्छे संबंध थे, और उसके बाद में वैसे प्रतिभा पाटिल भी गई है, लेकिन शंकर दयाल शर्मा के समय 91 में, जिस समय पोलैंड ने सबसे पहले यूक्रेन साहब, मैंने कहा कि बाद में हमारे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री गए,
लेकिन एक ध्यान रख करके कि भाई अमेरिका जरूर वो रहे, खुश रहे, और रूस खुश रहे, उस चक्कर में जितनी प्रायोरिटी कुछ ऐसे देशों को, जो अफ्रीकन देश हैं या ये सेंट्रल यूरोप के देश हैं, जैसे अभी कर्नल सिरोही कह रहे थे, तो उस दृष्टि से, और बहरहाल मतलब मुझे लगता है ये एक राजनीतिक बात तो है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यही है, इस समय दोनों के लिए आवश्यक है, क्योंकि रूस के साथ संबंध के बाद जिस तरह से यूक्रेन की प्रतिक्रिया आई थी, वो निश्चित रूप से थोड़ा सा तकलीफ देने वाली थी, क्योंकि यूक्रेन की जो संभव सहायता भारत कर रहा था, लेकिन उसको लगा आप गले क्यों मिले, आपने ऐसा क्यों किया, वैसा, वो एक्चुअली उनको अपने संतुष्ट अपने लोगों को भी करना था। इस दृष्टि से उनका निमंत्रण था बहुत पुराना, वहां तो कभी कोई यूक्रेन तो भारत का कोई प्रधानमंत्री राजपथ नहीं गया। जी इसी स्थिति में पोलैंड के साथ तो हमारे ये भी वैसे 70वीं वर्षगांठ है, मैंने वर्ष ये चल रहा है, उसको भी एक तरह से सेलिब्रेशन, उनका निमंत्रण रहा, ये याद दिलाना कि नहीं, कुछ पुराने रिश्तों में, जैसे आज बनाया थी कम्युनिस्ट राज था, अब कम्युनिस्टों के बहुत खिलाफ है पोलैंड, क्योंकि कम्युनिस्टों ने, मैंने सोवियत संघ ने काफी 20-25 वर्षों पर राज किया, जुल्म किए, जी जर्मनी ने कुछ जुल्म किए, तो उनको भारत एक ऐसा मित्र देश है जिससे उस राज में भी यदि हुआ, उसको कैसे डिफेंस में आगे साथ जी रह सकते हैं, क्योंकि उनकी जरूरत पोलैंड की भी, भारत की जरूरत उनको भी है। हमें हमें क्या है कि हमें ऐसे इक्विपमेंट बने, उनका कुछ यदि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, चूंकि रशिया ने उनका इंपोर्ट बंद कर दिया है, हम उनका कुछ ऐसा प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इसी तरह यूक्रेन में एक बड़ा सौदा भारत ने किया हुआ था। मैं जी उस पर नहीं जाता, शांति वार्ता में क्या होगा उस पर नहीं, मैं खाली दो लाइन ही बताऊंगा कि देखिए वहां भी, वहां के जिस तरह से भारत के साथ एक सौदा था जिसमें विमानों के लिए कुछ और, उसके लिए टरबाइन बनाने के लिए, वो बीच में रुक गया, क्योंकि वहां पर हमला रूस ने कर दिया, वो नष्ट हो, एक तरह से काफी कुछ उनका जो जहां पर बनता है वो नष्ट हुआ। ऐसी स्थिति में भारत ये चाहता है कि वो वहां कंपनी आ जाए, जी हिमांशु जी, ये जो बयान था जिसका आलोक जी भी जिक्र लाभ कर रहे थे, मिलेगा। मैंने भी कहा, क्या आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री के विरोधी हैं, विपक्ष है, वो ये बात कह देगा कि साहब पड़ोसियों के साथ तो रिश्ते सही हुए नहीं? अभी जब हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं तब खाली पड़ोसी ही क्यों? पहली बात तो ये आती है। और जहां तक बात है कि देखिए मोदी जी ने जो कहा ना, वो बहुत स्पेसिफिक कहा है। आप देखेंगे कि पिछले 10 साल में ही दुनिया भर में जहां जहां भारतीय डायस्पोरा है, अभी पोलैंड में ज्यादा नहीं है, खाली 20,000 लोग हैं, उसके मुकाबले हम देखेंगे यूएसए में बहुत बड़ा भारतीय डायस्पोरा है, मगर वो 20,000 के पास जाते हैं तब भी मिलते हैं। तो इनका कहने का मतलब ये था, हम भारतीय डायस्पोरा को दुनिया के कोई भी भाग में, कोई भी जब भाग में निग्लेक्टेड फील नहीं कर, प्रायोरिटी है भारत फर्स्ट, और जहां जहां भारतीय बसते हैं वहां वहां भारत की प्रायोरिटी है। इसको इस हिसाब से देखना चाहिए, कुछ संकुचित पक्ष विपक्ष और राजकीय परिक्षेप से इसे देखेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। जहां तक यूक्रेन की बात है, जैसे आलोक जी ने बताया, शर्मा जी ने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है कौन, आपको ताज्जुब होगा कि हमारे पास हमारी सेना में जो हमारे उनके टरबाइन और इंजन सब, आपको ताज्जुब होगा। जी और ये युद्ध की वजह से काफी चीजें बिगड़ गई, तो ठीक। भारत वहां यूक्रेन में जाएगा। एक तो ऑप्टिक्स की बात है, जैसे मैंने कल भी बताया था, और दूसरी बात यह है कि भारत फर्स्ट की नीति अपना रही है। और कितने लोगों को यह पता है कि सोवियत यूनियन से जब 15 देश अलग हुए, तब उस वक्त परमाणु महासत्ता थी। पहला था यूएसए, दूसरा था सोवियत यूनियन, जो हो गया एक रशिया, और तीसरा था यूक्रेन। ठीक है वो पश्चिमी संजीत राष्ट्रों जी, के कहने पर संजीत जी यूक्रेन ने, मैं आऊँगा आपके पास। संजीत जी, पोलैंड का जो दौरा है बेशक इस मायने में काफ़ी अहम है कि 45 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री ने पोलैंड का दौरा किया है। वहाँ पर जो भारत के लोग रहते हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है, उनसे वो मुखातिब हुए। लेकिन नज़रें दरअसल हैं यूक्रेन दौरे पर प्रधानमंत्री के, कि वो आज रात को ट्रेन से जा रहे हैं और कल उनकी मुलाकात होनी है ज़ेलेंस्की से। यहाँ पर क्या बात होगी, क्योंकि युद्धग्रस्त इलाका पूरा है, यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, ऐसे में ये दौरा
क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या रोल भारत का हो सकता है, क्या टेक प्रधानमंत्री ले सकते हैं इस दौरे में? देखिए इकबाल जी, ये पूरी दुनिया की नज़रें, आप ही नहीं हम सब जो है पूरी दुनिया की नज़रें मोदी जी के यूक्रेन के दौरे पर है। और उसकी वजह ये है कि पिछले ही महीने मोदी जी रशिया होके आए हैं और अब यूक्रेन गए और दोनों ही देश जो है आपस में लड़ रहे हैं। अब देखना ये है कि जब वहाँ पे जाते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पे ज़्यादातर जो उनके जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा समय जेलेंस्की उनको देंगे और उनसे बातचीत करेंगे, वो मुझे लगता है वो युद्ध के बारे में होगा। बाकी चीज़ें सेकेंडरी होंगी, प्राइमरी चीज़ उनकी यही होगी। और जेलेंस्की साहब का ये होगा कि आप इसको, क्योंकि आप रशिया के भी अच्छे दोस्त हैं, आप यहाँ पे भी आए हैं, तो इसका कोई ना कोई हल निकाल। और अब अगर आप देखेंगे कि पिछले 2 दिन में यूक्रेन ने मॉस्को के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया ड्रोन के साथ, वो प्रेशर बना के रख रहा है। कर्स्क में उसकी सेना ऑलरेडी अंदर घुस चुकी है। तो वो मोदी जी से ये बोलेंगे कि अब जो है समय आ गया है वार्तालाप करने का, शांति की वार्तालाप करने का। रशिया को बोलो कि जो एरिया उन्होंने हमारा कब्जा किया हुआ है वो छोड़ दे, और हम जो कर्स्क के एरिया में 1200 स्क्वायर किलोमीटर का जो ये हमारी सेना है, क्योंकि अब उनके पास बार्गेनिंग के लिए कुछ है, लेने देने के लिए। अब तक उनके पास कुछ लेने देने के लिए नहीं था। तो ये मुद्दा जरूर उठाया जाएगा। और जो है मोदी जी भी कोशिश करेंगे। मोदी जी ने रशिया में भी पुतिन को कहा था कि ये दौर लड़ाई का नहीं है, जब बच्चों को सिविलियंस को मरता हुआ देखते तो बड़ा अफसोस होता है। वही चीज वहां पे जाके बोलेंगे। अब देखना ये है कि उनका जो है बोलने का या उनका जो वो वहां पे बताएंगे उसका असर कितना होता है, ये आने वाले वक्त पे बताएगा। लेकिन जैसा कि जैसे जैसे मोदी जी की वहां पे विजिट क्लोज हो रही है, वैसे ही यूक्रेन जो है जी। ज्यादा ऑफेंसिव होता जा रहा है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जो है अगर रशिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कि अब जो है समय है शांति की बात करने का। तो मुझे लगता है जो मेन फोकस रहेगा जेलेंस्की का मोदी जी से बात करने का, और मोदी जी का भी उनसे बात करने का, वो लड़ाई को जल्दी से जल्दी समाप्त करने का रहेगा। और वो कितने कामयाब होते हैं ये तो वक्त ही बताए। लेकिन अब मसला ये है कि आलोक जी, कितना असर इसका पड़ेगा उनके इस दौरे का, उनकी बात का, अगर युद्ध की, जैसा कि उन्होंने जाने से पहले भी ये बात कही थी कि ये जो दौर है, ये जो युग है, वो युद्ध का दौर नहीं है। लेकिन इसमें बड़े बड़े स्टेक होल्डर हैं, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, ये तमाम लोग लगे हुए हैं, नाटो का सवाल है, और इसी सवाल पर ये युद्ध शुरू हुआ था। वहां पर बिल्कुल आपने प्रधानमंत्री की जो कोशिश है शांति की, वो कहां तक काम करेगी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि शांति के प्रयास हो सकते हैं। हम अपने संबंध बढ़ाने के लिए भी प्रयास करें और विश्व शांति के लिए प्रयास करें, क्योंकि इसका एक यदि जो इससे सब सहमत होंगे और जिसमें अमेरिका और यूरोप खास करके मानेगा, क्योंकि सबकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा करते महंगाई है। लेकिन आप ये अंदाज लगाइए, यदि तेल आना बंद हो जाता, रूस से हम नहीं ले रहे होते, तो हो सकता लीटर में आपको पेट्रोल हमें मिल रहा होता। जी। और यहाँ तक कि पोलैंड में 90%, आप ये देखिएगा, दिलचस्प बात है, इतनी लड़ाई है, वो सब कुछ अमेरिका के साथ है, वो 90% वहां के रूस के तेल पर निर्भर है। तो इसलिए सबकी जो आपने कहा ना, मजबूरी के आधार पर यदि संबंध होते, क्रेडिट कोई ले ले, देखिए ये नहीं। और इसीलिए अभी भी साफ साफ नहीं कह रहे कि हम कोई मध्यस्थता कर रहे हैं। देखिए, कई बार अमेरिका जरूर हमेशा मध्यस्थता कर रहा हूँ, अमेरिका इसराइल के लिए मैं कहूंगा उसको उसको भी मैं मना लूंगा, हमास को, जबकि सारे हथियार तो अमेरिका ही देता है, चाहे यूक्रेन को दे या उनको दे। और ऐसी स्थिति में भारत ये नहीं कह रहा है कि हथियार देके मुझसे कर लो, वो कहता है कि हाँ, आपके आर्थिक उसके लिए यदि मेरा भी सहयोग रहेगा और हमारा नुकसान हो रहा है, आपका हो रहा है, हम भी आपकी फैक्ट्री को कैसे पैसे यहाँ पर लगा करके पैसा देंगे, आपको चुकाएंगे। जी। मैं जो एक सरल भाषा में बात कह रहा हूँ, इसलिए उसमें शांति के प्रयास में, वैसे एक लाइन कहूंगा अबू जी, श्री कृष्ण के कहने के बाद भी महाभारत तो नहीं रुका था, दूध तो वो भी गए थे ना। जी। इसलिए ये क्या कोई मोदी जी भी नहीं देंगे, ये कह सकते हैं कि हाँ, प्रयास करना अपना काम है। यदि सद्बुद्धि होगी, बर्बादी की तरफ ही जाना है, तो विश्व युद्ध सब देख चुके हैं। और तब भी विश्व युद्ध में भारत जामनगर में, कोल्हापुर में शरण दी 5-5 हजार लोगों को। इससे अंदाज लगाइए, आज का इतिहास नहीं है, 39 का है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि
ये भारत तो कहेगा भाई हम सहायता करेंगे, लड़ेंगे मरेंगे तो हम आपको जो मदद होगी करेंगे, बट आप सोच समय है, मिसाइल से शहर के शहर नष्ट हो रहे हैं, दोनों तरफ का नुकसान हो रहा है। इसलिए हम और आप ये कह सकते हैं सद्भावना के रूप में भी, क्योंकि हमारी आपकी अर्थव्यवस्था भी, हमारा भी खर्चा चलना बंद हो जाएगा, एयरटेल और महंगा बने, जो भी आपके बढ़ती रही तो जी। और ज्यादा आर्थिक कठिनाइयां आएंगी। इस हिमांशु दृष्टि जी, से उस यूक्रेन के चीज को पहुंचाएं। चलिए सीधे चलते हैं, पोलैंड चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोल रहे हैं। मीडिया के साथियों, नमस्कार। वार्सो जैसे खूबसूरत शहर में गर्मजोशी भरे स्वागत, भव्य आतिथ्य सत्कार और मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं प्रधानमंत्री टूस्क का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप लंबे समय से भारत के अच्छे मित्र रहे हैं। भारत और पोलैंड की मित्रता को मजबूत करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। फ्रेंड्स, आज का दिन भारत और पोलैंड के संबंधों में विशेष महत्व रखता है। आज 45 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड का दौरा किया है। मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही मुझे यह सौभाग्य मिला है। इस अवसर पर मैं पोलैंड की सरकार और यहां के लोगों का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। आपने 2022 में यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए भारतीय स्टूडेंट्स को निकालने के लिए जो उदारता दिखाई, उसे हम भारतवासी कभी नहीं भूल सकते। फ्रेंड, इस वर्ष हमने अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर हमने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। भारत और पोलैंड के संबंध डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ जैसी साझा मूल्यों पर आधारित है। आज हमने संबंधों को एक नई दिशा देने के लिए कई इनिशिएटिव्स की पहचान की है। दो लोकतांत्रिक देशों के रूप में हमारी पार्लियामेंट के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आर्थिक सहयोग को व्यापक रूप प्रदान करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग के लिए क्षेत्र में पोलैंड वर्ल्ड लीडर्स में से है। हम चाहते हैं कि पोलैंड की कंपनियां भारत में बनवाए जा रहे मेगा फूड पार्क से जुड़े, भारत में तेज गति से हो रहे शहरीकरण से वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग के नए अवसर खुल रहे हैं। क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारी साझी प्राथमिकता के विषय हैं। हम पोलैंड की कंपनियों को मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड से जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। फिनटेक, फार्मा, स्पेस, ऐसे क्षेत्रों में भारत ने अनेक उपलब्धियां हासिल की है। हमें इन क्षेत्रों में अपना अनुभव पोलैंड के साथ साझा करने में खुशी होगी। रक्षा के क्षेत्र में
करीबी सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। इस क्षेत्र में आपसी सहयोग को सुदृढ़ बनाया जाएगा। इनोवेशन और टैलेंट हमारे दोनों देशों की युवा शक्ति की पहचान है। स्किल्ड वर्कफोर्स की भलाई के लिए, स्किल्ड वर्कर्स की भलाई के लिए और मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्षों के बीच सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर सहमति बनी है। फ्रेंड्स, भारत और पोलैंड अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम दोनों सहमत हैं कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में रिफॉर्म वर्तमान समय की मांग है। आतंकवाद हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। मानवता में विश्वास रखने वाले भारत और पोलैंड जैसे देश ऐसे और अधिक सहयोग आवश्यक है। उसी तरह क्लाइमेट चेंज हमारे लिए साझा प्राथमिकता का विषय है। हम दोनों अपनी क्षमताओं को जोड़कर ग्रीन फ्यूचर के लिए काम करेंगे। जनवरी 2025 में पोलैंड यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता संभालेगा। मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से भारत और ईयू के संबंधों को बल मिलेगा। फ्रेंड, यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। इसके लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, पोलैंड में इंडोलॉजी और संस्कृत का बहुत पुराना और समृद्ध ट्रेडिशन रहा है। भारतीय सभ्यता और भाषाओं में गहरी रुचि से हमारे संबंधों की मजबूत नींव रखी गई है। हमारे गहरे पीपल टू पीपल टाइज का एक प्रत्यक्ष और जीवंत उदाहरण कल मैंने देखा। इंडियन पोल्स के दोबरे महाराजा और कोल्हापुर के महाराज की याद में बनाए गए मॉन्यूमेंट्स पर मुझे श्रद्धांजलि देने का सौभाग्य मिला। मुझे खुशी है कि आज भी पोलैंड के लोग उनके परोपकार और उदारता का सम्मान करते हैं। उनकी स्मृति को अमर करने के लिए हम भारत और पोलैंड के बीच जाम साहब ऑफ नवानगर यूथ